नमस्कार। आइए सुनते हैं रानी सारंधा का भाग 3। संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। वह अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। यह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते। ये रणवीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे परंतु जहाँ एक बार पहुँच गए वहाँ से कदम पीछे न हटाएंगे। उनमें कोई विरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है किंतु प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवान्वित होती है। अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है तो आन पर जान देने वाला, मुंह ना मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है और उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है। उसे इस कार्यक्षेत्र में चाहे सफलता ना हो किंतु जब किसी वाक्य या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है, श्रोतागण एक स्वर से उसकी कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंधा आन पर जान देने वालों में थी। शाहजादा मोइनुद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर मूरछल हिलाता था। जब वह आगरा पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब गुणज्ञ था। उसने बादशाही सरदारों के अपराध क्षमा कर दिए, उनके राज्य पद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर राजसेवक बना। वह फिर सुख विलास में डूबा और रानी सारंधा फिर पराधीनता के शोक में घुलने लगी। वली बहादुर खां बड़े वाक्य चतुर मनुष्य थे। उनकी मृदुता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राजसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खान साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गया था। वहाँ खान साहब के महल की तरफ जा रहा था। वली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता? पाँव घर आया और उसने सारंधा से जब समाचार बयान किया, रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शौक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शौक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेले का रक्त नहीं है? घोड़ा न मिलता ना सही किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र धारण किया और योद्धाओं के साथ वली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंची। खान साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के सदृश बादशाही दरबार के सामने पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर उधर से आकर जमा हो गए। आलमगीर भी सहन में निकल आए। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आ गई। सारंधा ने उच्च स्वर से कहा, खान साहब, बड़ी लज्जा की बात है। आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी,
आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते? वली बहादुर खां की आंखों में अग्नि ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज़ में बोले, किसी गैर की क्या मजाल है कि मेरी चीज़ अपने काम में लाए। रानी बोली, वह आपकी चीज़ नहीं, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते? खान साहब बोले, वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदले में सारा अस्तबल आपकी नज़र है। रानी बोली, मैं अपना घोड़ा लूँगी। खान साहब बोले, मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूँ परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। रानी बोली, तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौत ली और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाए। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोकें, घोड़ा आपको मिल जाएगा परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। रानी बोली, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हूँ। बादशाह बोले, जागीर और मनसब भी। रानी बोली, जागीर और मनसब कोई चीज़ नहीं। बादशाह बोले, अपना राज्य भी। रानी बोली, हाँ, एक राज्य भी। बादशाह बोले, एक घोड़े के लिए? रानी बोली, नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह, वह क्या है? रानी बोली, अपनी जान। इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया और केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांति न मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द नहीं निकाला। वे सारंधा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठार का काम करती। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात भुला न सके। वह क्षमा करना जानता ही न था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्व चूर करने के लिए भेजी और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। शुभकरण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वह चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसने चंपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुख होकर बादशाही सूबेदार से आ मिले। एक घोर संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई। यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा, जो चंपत राय के बाहुबल थे, बादशाह के कृपा कांक्षी बन बैठे। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा कर गए। यहाँ तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा लीं। परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरज को न छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और वे 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों पर छिपे फिरते रहे। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडरा रही थी। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता था। सारंधा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती। बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी जब धैर्य लुप्त हो जाता और आशा साथ छोड़ देती, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता है। 3 साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से न होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई, पर यह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हो गई।